नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 19वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जो बहुत ही क्रांतिकारी था, जिसने हमारे आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। ये वो समय था जब सामाजिक और धार्मिक सुधारों की एक ऐसी लहर चली जिसने भारत की सोच और समाज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो शुरू करते हैं ये सफर। पर सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर इन सुधारों की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 19वीं सदी के भारत की असलियत को समझना होगा। ये देखना होगा कि उस वक्त हमारा समाज किन मुश्किलों से जूझ रहा था। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है एक ठहरा हुआ समाज। आइए देखते हैं कि उस दौर में सामाजिक और धार्मिक माहौल कैसा था, जो कई मायनों में, सच कहूं तो बिल्कुल रुक सा गया था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जो गहरी और बुरी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि उसने लोगों को ऊंच नीच में बांट रखा था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, ये सब बहुत आम बातें थीं। महिलाओं के लिए तो पढ़ाई लिखाई के दरवाजे ही बंद थे। छुआछूत की समस्या तो थी ही, और तर्क की जगह हर तरफ अंधविश्वास फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो इसी माहौल के बीच बदलाव की एक चिंगारी सुलग रही थी। पश्चिमी शिक्षा और नए विचारों के संपर्क में आने से एक नया पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ, और इसी वर्ग ने सदियों से चली आ रही इन गलत परंपराओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो जब समाज में इतनी जड़ता थी, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? बस यहीं से शुरू होती है जागरण की एक नई लहर की कहानी। यहीं से उदय होता है सुधार आंदोलनों का। और देखते ही देखते बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक पूरे देश में सुधार के लिए आंदोलन खड़े होने लगे। हाँ, ये सच है कि उनके तरीके अलग अलग थे, लेकिन जानते हैं, सपना सबका एक ही था। एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो मॉडर्न हो, प्रोग्रेसिव हो और जिसमें इंसानियत की कद्र हो। तो कौन थे वो लोग, कौन से थे वो संगठन जिन्होंने इस बदलाव की मशाल को अपने हाथों में थामा? चलिए अब मिलते हैं सुधार के इन मुख्य स्तंभों से। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन कितने अलग अलग तरह के थे। एक तरफ थे राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्म समाज, जो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की पूजा पर जोर देता था। वहीं दूसरी तरफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका आर्य समाज वेदों की ओर लौटो का नारा दे रहा था। और फिर थे ज्योतिबा फूले, जिनका सत्यशोधक समाज पूरी तरह से सामाजिक बराबरी और दबे कुचले वर्गों के हक के लिए लड़ रहा था। अगर ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी जीत की बात की जाए, तो वो थी सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई। ये राजा राम मोहन रॉय की सालों की मेहनत का ही नतीजा था कि इस भयानक प्रथा का अंत हो सका। अब आते हैं आर्य समाज पर, जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बस पुरानी बातों को मानना है। नहीं, इसका असली मकसद था हिंदू धर्म को उन कुरीतियों से आज़ाद कराना जो बाद में आ गई थीं, जैसे मूर्ति पूजा, जातिवाद और बाल विवाह, और धर्म को उसके असली शुद्ध वैदिक रूप में वापस ले जाना। और वहीं सत्यशोधक समाज का पूरा फोकस सामाजिक बराबरी पर था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पिछड़े वर्गों और खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए जो काम किया, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने ही तो 1848 में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। और ये लहर सिर्फ इन 3 आंदोलनों तक ही सीमित नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है का संदेश घर घर पहुंचाया। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में मॉडर्न एजुकेशन की लॉ जलाई, और बम्बई में प्रार्थना समाज ने भी समाज सुधार के लिए बहुत जरूरी काम किया। इससे पता चलता है कि सुधार की ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। तो इन सब कोशिशों का, दशकों के संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि इन सभी आंदोलनों ने मिलकर एक नए भारत की नींव कैसे रखी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि इन आंदोलनों का सीधा असर देश के कानूनों पर पड़ा। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1856 में विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी हक मिला, और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई। ये सारी जीतें इन समाज सुधारकों के बिना सोचे भी नहीं जा सकती थीं। लेकिन असर सिर्फ कानून बदलने तक नहीं रुका। असली बदलाव तो लोगों की सोच में आया था। अब शिक्षा के दरवाजे महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए भी खुल रहे थे। लोग अब धार्मिक अंधविश्वासों पर तर्क के साथ सवाल करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात,
इन आंदोलनों ने भारतीयों के अंदर एक आत्मसम्मान और अपने कल्चर पर गर्व करने की भावना जगाई और इसी भावना ने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आ गए हैं। सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक बदलाव की विरासत क्या है? मतलब आज के भारत के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि 19वीं सदी के उन सुधारकों का संघर्ष और उनके विचार आज भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। समानता, शिक्षा और तर्क पर आधारित जिस प्रगतिशील भारत का उन्होंने सपना देखा था, उसी मजबूत नींव पर आज का भारत खड़ा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, उन ऐतिहासिक सुधारों की गूंज आज के समाज में हमें कहाँ सुनाई देती है? क्या उनकी लड़ाई आज भी किसी न किसी रूप में जारी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।